नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी, फाउंडर ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज का एपिसोड जो हमने शूट किया है वो है डॉक्टर श्वेता मैम के साथ, श्वेता छाबड़ा मैम, जो कि डाइटिशियन है और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज हमें डिटेल में ये बताया है कि एक्चुअल डाइट कैसे काम करती है हमारी बॉडी के लिए और हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिए, और हमारी जो वेट लॉस की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरे साथ उनका एपिसोड देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हेलो श्वेता मैम, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। हेलो। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, बट एज यूजुअल टाइम की कमी होने के कारण मैं आपसे जो बहुत मेजर क्वेश्चंस हैं वही पूछूंगी डाइट से रिलेटेड। मैम, एक हम लोग डाइट के नाम पे ना एक हमेशा से ये सुनते हैं कि डाइट करो, बहुत मोटी हो रही हो, डाइट करो पतली हो जाओगी। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो सुनने में आता है, ये है फैक्ट है? एक्चुअली डाइट को कभी भी मोटे और पतले से नहीं जोड़ना चाहिए। डाइट मीन्स क्या? फूड जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जब आप मोटे हो या पतले हो तभी डाइट करना ज़रूरी नहीं है। आपको जीना है, हेल्दी जीना है, फिटनेस पे ध्यान देना है तो डाइट करनी ज़रूरत है। पहले के ज़माने में लोग इतना डाइट नहीं करते थे क्योंकि पहले के ज़माने में इतना जंक फूड नहीं था। अभी डाइट शब्द का इतना इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जंक फूड बहुत खाने लगे हैं। तो हेल्दी खाने के लिए डाइट बोलना है। तो डाइट शब्द बोल के लोगों को डराना नहीं चाहिए। हम जी रहे हैं तो हमें हेल्दी फूड खाना है और डाइट मीन्स फूड, कुछ अलग नहीं है इस डाइट में। तो ऐसा एक मिथ रहता है ना कि डाइट करना है तो प्रॉपर डाइटिशियन से ही जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए। कई लोगों का ऐसा भी रहता है कि डाइट मीन्स पोर्शन कंट्रोल, मतलब हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खानी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना नॉलेज हमें नहीं होता है कि हमें किस चीज़ को खाने से क्या मिलने वाला है और हमारी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जी बिल्कुल। पहले तो ज़रूरत नहीं होती थी कंसल्ट करने की पहले के ज़माने में, क्योंकि हम लोग अपने दादा दादी, मम्मी पापा, इन लोगों की बातें सुनते थे और वो लोग हमें बेस्ट चीज़ें खिलाते थे। बट आजकल जो हम दूसरों को फॉलो करने लगे हैं, जो हम दूसरे ट्रेंड्स फॉलो करने लगे हैं बिना जाने कि वो हमें सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम गलत खाने लगते हैं इन चक्करों में और फिर उसके धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम थोड़े से सप्लीमेंट्स पे, हम पैकेज्ड फूड पे, फ्रोज़न फूड पे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती हैं डाइट से रिलेटेड। तो डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब आप अपनी बॉडी की ना सुन के, आपकी बॉडी हमेशा आपको सिग्नल देती है, उसको सुनने की ज़रूरत है कि आप सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जब वो आप सिग्नल्स काफ़ी समय तक नहीं सुनते हैं, जैसे कि 6 महीने, 1 साल, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि अब किसी से कंसल्ट करना ज़रूरी है और सही खाने पीने की बहुत ज़रूरत है। आपकी एज, हाइट, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकल डिसऑर्डर्स, गट हेल्थ इशू, इसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना है जो भी खाना है। मैम, ऐसा होता है ना कि जब हमारे यहाँ बेबीज़ होते हैं, बचपन से बच्चों को एक हेल्दी डाइट स्टाइल जो है, फूड का प्रॉपर पैटर्न सिखाने की बजाय इंडियन पेरेंट्स सब खिलाते हैं, मतलब हर चीज़ ज़्यादा खिलानी है। दूध 3 बार 2 बार पी लो और बहुत सारा घी खाओ और जितनी भी चीज़ें, कोई रोक टोक ऐसा सच होती ही नहीं है। हाँ। तो क्या बच्चों को भी कम एज से ही हम लोगों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि क्या चीज़ कैसी, कितनी हेल्दी, कितनी हमें खानी है, कितनी नहीं खानी है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का ना रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। हेल्थ चेकअप में मैं बोल रही हूँ कि फिजिकल डेवलपमेंट की वही एज होती है। तो आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, आपके डॉक्टर को नहीं या डॉक्टर की फाइल में नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उसका एज वाइज हाइट और वेट सही है कि नहीं। अगर सब सही है तो जैसा आप खिला रहे हैं बहुत बढ़िया है। आजकल क्यों इतनी आयरन डेफिशिएंसीज और जिंक डेफिशिएंसीज और कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो रही हैं? आप जब भी वैक्सीनेशन कराने जाते हो डॉक्टर सप्लीमेंट्स लिख देता है। हम लोगों ने तो शायद इतने सप्लीमेंट्स कभी नहीं खाए थे। एक तो फूड में भी चेंजेस है और एनवायरनमेंट में भी चेंजेस है। पहले इतना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब ऑर्गेनिक था। अभी इतने सारे मिथ्स आ गए, कंफ्यूजन्स आ गए कि हम खुद क्या खाएं और बच्चों को क्या खिलाएं।
इन्हीं सब चक्करों में इतने सारा हम सप्लीमेंट्स पे बचपन से ही बच्चों को खिला रहे हैं क्योंकि डॉक्टर लिख देता है। तो इसकी सही जानकारी के लिए मैं ये नहीं कह रही पोर्शन कंट्रोल तो जब आपको वेट लॉस करना है तब भी नहीं करना है। अपने आप को भूखे रहकर किसी भी तरीके की डाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप सही खाएंगे, सही प्रपोर्शन में और सही फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन रखेंगे तो पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत किसी एज ग्रुप में नहीं आएगी। हाँ, बस हमें बच्चों को ओवर ईटिंग कभी नहीं करानी। हम बचपन में तो ओवर ईटिंग करा देते हैं और बाद में जब वो टीन एज की तरफ जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब उनका वेट बढ़ता है तो वही ओवर ईटिंग हमें भारी पड़ जाती है। एग्जैक्टली तो जो हमारा एक घी का जो है मेरा कॉन्सेप्ट कि घी सच में ट्रेंडिंग क्वेश्चन कितना हम लोगों को खाना, जैसे मुझे पर्सनली घी बहुत पसंद है, दाल चावल घी वो हम बचपन से खा रहे होते हैं तो वो एक हमारा परमानेंट फूड रहता ही है कि हमें खाना है दाल चावल घी। बट कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं कि घी मत खाओ, इतना घी अच्छा नहीं है, और कई बार कई लोग प्रेफर करते हैं कि आप घी खाओ, घी नहीं छोड़ना है। मतलब मैंने कई सारी रील्स में से देखा है। रील्स दोनों टाइप के, एक तो रील्स को लोग इतना फॉलो करते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि किसको फॉलो किया जाए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी को फॉलो करने के पहले या गूगल को देखने के पहले कुछ ऐसी स्टडीज देखें जिन पर रिसर्च हुई हो और फिर उसके बाद आपके लिए क्या सही है। तो घी एक सैचुरेटेड फैट है जो जम जाता है और अनसैचुरेटेड फैट में आपके सारे ऑयल्स आते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आपको घी बहुत लिमिटेड लेना है। चाहे घी हो चाहे ऑयल हो, दोनों में कैलोरीज 1 टीस्पून में सेम ही रहती है। तो एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन को 3 से 4 टीस्पून तेल या फिर आधा घी और आधा तेल यूज करना चाहिए। तो अगर आपका खाना बन रहा है बहुत ज्यादा तेल में, देन यू हैव टू कट डाउन इन घी। अपना जो रोटी में लग रहा है या चावल में, या तो आप अपनी सब्जियों में फिर तेल कम डालिए और ऊपर से घी डालिए। मतलब हमें तो बैलेंस पोर्शन कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा। घी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है अगर लिमिटेड मात्रा में लिया जाए। वही मैंने आपको बताया 3 to 4 टीस्पून यानी कि 15 से 20 ml पर डे पर पर्सन। तो इसमें आधा घी और आधा तेल। तेल में भी बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा तेल लें, रिफाइंड ऑयल लें, मस्टर्ड ऑयल लें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें। तो हाँ, अब हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए और एक तेल को हमेशा इस्तेमाल ना करते रहें, चाहे वो ऑलिव हो चाहे मस्टर्ड हो। तो कीप ऑन चेंजिंग योर ऑयल ऑन मंथली बेसिस, या फिर अलग अलग कुकिंग के लिए अलग अलग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कहीं मस्टर्ड, कहीं ऑलिव, कहीं अलसी। तो इन तरीकों के तेल और घी, इन सब से मिला जुला कर अपनी कुकिंग करें, सबको मिलाएं ना, सबको अलग रखें और अलग अलग खान पान में अलग अलग तेल या घी इस्तेमाल करें। ओके मैम, जैसे हमारी जो डाइट प्लान, आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते होंगे तो काफ़ी पेशेंट्स भी आते होंगे जिनको बीपी, शुगर, थायराइड ये सारी चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल। तो हमारी डाइट से इस पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, कुछ होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज में एक होता है जो बचपन से होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज, और जो बड़े होके होती है वो टाइप 2 होती है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होती है। इसके बाद होता है कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड। तो ये तीनों डाइट से ठीक की जा सकती हैं अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं तो, और आपको इनके साथ ओबेसिटी भी है तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट से कम्प्लीटली ठीक किए जा सकते हैं। तो इसमें केवल खान पान नहीं आता। जब मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ ना, तो जितनी डाइट आती है ना उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके मील के टाइमिंग्स। आप कितने बजे खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, और आपकी मील्स में कितना गैप है। तो आपका 70 to 80% आपकी डाइट वर्क करती है और 20% आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी। आप फिजिकली एक्टिव हैं, लाइक कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी घर में या आप अपने वॉकिंग एरिया में, वर्किंग प्लेस पे थोड़ा सा वॉक करें और किसी भी मील के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक लेटे ना।
अच्छा, हम्म, तो ऐसा तो काफी होता है कि हम खाना खा रात के का सो खाना तो खा के सो ही जाते हैं। तो वही ये सब लाइफस्टाइल में ही आता है, ये आपकी बैड लाइफस्टाइल है जो आप खाना खा के तुरंत सो जाते और हैं। एक सर्टेन एज के बाद भी वो आफ्टरनून वाला भी जो एक रहता है ना, हाँ। 40s के बाद लोग वो लोग सो जाते हैं, दोपहर खाना को खा सो के। जाते हैं। तो वही एक रहता है कि आप खाना 2 बजे तक खाओ और 3 बजे तक अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज करो। क्या होगा, खाना खा के आप इमीडिएटली सोएंगे तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो मैंने बताया वो तो प्रॉब्लमेटिक रहेंगे ही रहेंगे। जो आजकल इतने गट हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आजकल लोग केवल वेट लॉस के लिए नहीं आते हैं, आजकल गट हेल्थ इश्यूज इतना कॉमन हो गया। इतना गट हेल्थ इश्यूज मीन्स क्या? ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, बार बार ऐसा लगना, नौशिया लगना, वॉमिटिंग जैसा लगना, तो ये सब गट हेल्थ इश्यूज में आते हैं। मतलब आप जो भी खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये मेरा क्वेश्चन था आपसे, ये ब्लोटिंग जो वर्ड है ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। बहुत, मतलब वो हैशटैग ब्लोटेड वाला, वो मुझे लगता है कि ट्रेंड चला लेना चाहिए। लोग एसिडिटी की दवाइयां ऐसे ले रहे हैं जैसे कि सौंफ खाते हैं। हाँ, ये भी है, कुछ भी हुआ तो पेंटासिड खा लो, पेंटॉप खा लो, बिल्कुल, पार्टी में जाना है एक दवाई खा के चले जाते वो हैं। हो जाता है। हम ट्रैवल पे जा रहे हैं 6-7 दिन तो दवाई रखना नहीं भूलेंगे कि हम क्योंकि मजे करना नहीं छोड़ना चाहते। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, ये सच में क्या मेडिसिन से ही इमीडिएट लेवल पे ठीक की जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा रहता है कोई ड्रिंक या कुछ जिससे हम कर सकते हैं? मतलब तो ये जो मेडिसिन है ये केवल टेम्पररी रिलीफ देती है। जो गट हेल्थ इश्यूज है वो केवल और केवल आपके खान पान और लाइफस्टाइल से ही ठीक किए जा सकते हैं। इसका कोई परमानेंट क्योर किसी भी मेडिसिन में नहीं है। तो हो सकता है, देखो, एक ग्लूटेन एलर्जी होती है लोगों को। बहुत लोग आजकल गेहूं छोड़ देते हैं, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं गेहूं छोड़ दूंगी तो मेरी ये जो गट हेल्थ इशू है वो पूरा ठीक हो जाएगा। बट अगर आपने गेहूं छोड़ के भी अपने मील टाइमिंग्स ठीक नहीं किए और फ्राइड और स्पाइसेस कम नहीं किए तो आपके गट हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होंगे। एक सीलिएक डिसीज होती है, उस पर्टिकुलर डिसीज में ही गेहूं कंप्लीटली छोड़ना पड़ता है, बिकॉज उस केस में आप गेहूं को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। बट अगर आपको केवल गट हेल्थ इश्यूज है जो मैंने आपको बताए, उसमें आप गेहूं ले सकते हैं थोड़ा बहुत विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ग्रेन्स। और अदर ग्रेन्स लेना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, ये सब में मिलते हैं। आप एक तरीके का गेहूं सालों तक लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे दाल, हम सालों से अरहर दाल खाते आ रहे हैं, हाँ, वो तो कंपलसरी ही है। तो आप जब तक एक ही टाइप की दाल खाएंगे आपको सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। आपका प्रोटीन इसीलिए पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हम एक समय में वो एक कटोरी दाल पे आके अटक जाते हैं। आप जब तक सारी दालें अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, प्रोटीन को अलग अलग तरीकों से डाइट में नहीं लेंगे, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसीज बनी रहेगी एक इंडियन कम्युनिटी में। तो इसीलिए प्रोटीन को पूरा करने के लिए और आपकी अदर विटामिन्स, मिनरल्स को पूरा करने के लिए अदर ग्रेन्स लेना चाहिए, ना कि गट हेल्थ इशू हो और गेहूं को कंप्लीटली छोड़ दिया। अगर आपने साल भर गेहूं छोड़ के दूसरे सीरियल्स, ग्रेन्स, मिलेट्स पे चले गए बिना सीलिएक डिसीज होते हुए, और एक साल बाद आप जब सोचे कि गेहूं खाएंगे तो फिर तब आपकी बॉडी उसको रिफ्यूज करेगी। तो इसीलिए बिना मेजर इशू होते हुए ना गेहूं छोड़े, ना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़े। जब तक लैक्टोज इंटॉलरेंस है तब तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ना छोड़े। पर ये भी था मैम, पहले के जमाने में नहीं होता था, लोग मिल्क डाइजेस्ट कर लेते थे। आजकल भगवान लीवर बनाकर ही वैसा भेज रहे हैं, या फिर हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो हमको मिल्क एक टाइम के बाद डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है? मैंने बताया, एक तो एनवायरनमेंट का बहुत फर्क आ गया है, दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अगर हम कहीं जाके अलग से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक है, बट उसके अलावा हम दिन भर बैठे हैं बंद एसी कमरों में, तो विटामिन डी डेफिशिएंसीज भी सबसे ज्यादा इसीलिए इतनी कॉमन हो गई हैं।
तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं आधा एक घंटा वो तो ठीक है, बट इसके अलावा दिन भर अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। खाना खा के तो सबसे लेटना, या लेटना नहीं तो अगर आप काउच पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, उसमें भी अपनी पीठ को सीधा रखें, तभी आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा। मतलब खाने के बाद प्रॉपर एक सिटिंग पोस्चर में पोस्चर भी होना चाहिए, ना कि वो लाइंग डाउन वाली पोजीशन में होना चाहिए। अदरवाइज अपने आप को 1 घंटे के लिए कहीं एक्टिव रखो, चलते फिरते। हाँ, मींस नॉट फास्ट वॉक, और बिकॉज खाने के 2 घंटे तक कोई भी हाई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन लो फिजिकल एक्टिविटी, लिटिल अरेंजमेंट्स, लिटिल एंगेजमेंट्स, उनमें आपको बिजी रखना है अपने आप को। एग्जैक्टली। मैम जैसे खाने की चीज है तो बट ऑफ कोर्स इमोशन की भी चीज हो जाती है ना। मैंने देखा है, एक तो हमारे अब की जो जनरेशन है वो कॉन्स्टिपेशन बहुत फेस करती है एक, और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते हैं ना या खाना खाते हैं, उसके जस्ट बाद वो मोशन चले जाते हैं। ये गट हेल्थ इशू का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप कुछ भी खाते हैं और दैट फूड इज नॉट डाइजेस्टिंग प्रॉपरली और आप मोशन चले जाते हैं, तो आपका गट स्ट्रांग नहीं है। आपका गट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी वो खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो उसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल वाली चीजें पहले हम आए, डाइट में प्रोबायोटिक बढ़ाएं, जैसे कि दही और छाछ। आजकल दही भी लोग अलग अलग टाइप के रायते या दही में आप बहुत ज्यादा सॉल्ट मिला दे रहे हैं, या फिर शुगर मिला दे रहे हैं, या फिर गुड़ मिला दे रहे हैं, तो उसका जो प्रोबायोटिक नेचर है वो कम हो जाता है। तो दही और छाछ को अगर आपको एज अ प्रोबायोटिक लेना है जो आपके गट के लिए हेल्पफुल रहे, तो उसमें आप पुदीना पाउडर मिलाइए, आप उसमें जीरा मिलाइए, फिर उसको या तो आप खाने के पहले खाएं या तो आप खाने के बाद खाएं, तो वो आपके गट में एक हेल्दी लेयर देगा। और जो सबसे पहले सुबह से शुरुआत होती है ना, उस शुरुआत को आप चाय से बंद कर दें। हाँ, ये बेसिकली आप सुबह से ही अपने गट को अगर हील करेंगे तो फिर आपका गट भी बहुत फ्रेंडली रहेगा आपके साथ। उस शुरुआत में ही अलग अलग टाइप के कुछ इन्फ्यूज वाटर, डिटॉक्स वाटर्स ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है या आपकी बॉडी पे सूट करता है, या वेदर के हिसाब से। डाइट कब ली जाती है, आपकी बॉडी के हिसाब से सूट होनी चाहिए, वेदर के हिसाब से, ना कि किसी और को फॉलो करके। और उसके साथ सुबह में शुरुआत करनी चाहिए कुछ नट्स से, कुछ सीड्स से, उसके बाद कहीं जाके चाय की बारी आनी चाहिए। और चाय भी आजकल का ऐसा नहीं, जो दूध है हम लोग इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो चाय है आजकल के हिसाब से ही पीनी चाहिए। बहुत कम दूध, ज्यादा पानी, और चीनी को तो भूल ही जाइए। उसकी जगह आप थोड़ा बहुत जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर बिना शक्कर बिना गुड़ के चल जाता है तो आप अपनी चाय को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा मुलेठी पाउडर या लेमन ग्रास डाल के, क्योंकि उन चीजों के भी अपने फ्लेवर्स हैं जो आपकी चाय का टेस्ट बढ़ा सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रीन टी वाला, ब्लैक टी वाला, ये विदाउट मिल्क लेने का मतलब इसके पीछे का क्या रीजन रहता है? मतलब आप डाइट्स में भी प्रेफर करते होंगे आई गेस ग्रीन टी एंड ऑल। ग्रीन टी, ब्लैक टी, जिन लोगों को चाय पीने की बहुत आदत है बार बार, क्योंकि वर्क प्लेस पे कुछ लोग अकेले में किसी क्लाइंट के साथ, किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी भी मीटिंग में, हर मीटिंग में एक चाय, एक चाय, एक चाय। तो जब लोगों को आजकल समझ आने लगा कि ये चाय ही कल्प्रिट है मेरी एसिडिटी की, तो ऐसे लोग चाय को रिप्लेस करने लगे हैं आजकल ग्रीन टी से या ब्लैक टी से। बट जब वो ग्रीन टी भी ले रहे हैं या ब्लैक टी भी ले रहे हैं और उसमें कैफीन है, या आपकी ब्लैक टी में भी बहुत ज़्यादा चाय पत्ती है, तो वो भी हार्मफुल है। तो द कल्प्रिट इज कैफीन, उसको लिमिटेड ही लेना है, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो। तो आपकी ग्रीन टी से अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वो विदाउट कैफीन होनी चाहिए, पढ़ के लेना चाहिए। आजकल जो इतने लंबे लंबे पीछे फूड लेबल्स होते हैं ना, वो हमारे पढ़ने के लिए होते हैं, बट हम पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं बट एक्सपायरी और प्राइस, दो चीज। और जो बहुत हाईलाइटेड रहती है ना, स्पिनच पास्ता,
हमें पढ़ना चाहिए कि उसमें स्पिनच है कितना। हाँ। तो जो चीजें बहुत छोटी छोटी Percentage। लिखी होती है ना, वो हमें पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपायरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक्सपायरी के बाजू में ही और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट, आपका शुगर, आपका सॉल्ट, आपका सोडियम, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए और पढ़कर ही लेना चाहिए। एग्जैक्टली ये काफ़ी सारे टीवी में एड्स आते हैं ना कि ग्रीन टी से बेली फैट कम हो जाता है, ये है कनेक्शन है इसका? बिल्कुल नहीं। देखो, एक चीज से वेट नहीं बढ़ता, वैसे ही एक चीज से वेट कम नहीं होता। तो वेट कम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ जब काम करते हैं तब होते हैं। बट एक चीज और भी बता दूं, बहुत सारे फैक्टर्स सुन के ना डरना नहीं है। वेट लॉस करना बहुत आसान है। आज मेरे पास जो लोग वेट गेन करने आते हैं ना, उनका वेट गेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि वेट गेन प्रोसेस इज लिटिल स्लो बट वेट लॉस प्रोसेस इज वेरी इजी। द प्रॉब्लम इज मेंटेनेंस। आप वेट लॉस बहुत आसानी से कर लेते हैं, आज करते हैं फिर बढ़ा लेते हैं, आज ये फंक्शन है, आज यहाँ घूमने जाना है, आज ऐसा है वैसा है, कम कर लिया। नहीं, किसी पर्पस के कारण आप वेट लॉस मत करिए, अपने लिए वेट लॉस करिए, देन इट विल बी सस्टेनेबल। और जितना वेट लॉस कर रहे हैं आप, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, अपनी बॉडी के हिसाब से उसको मेंटेन करना सीखिए कि फिर से मैं इस वेट को नहीं बढ़ाऊंगी। तो वो तभी हो सकता है जब आप बहुत अजीबोगरीब डाइट्स ना लें, बहुत कैलोरीज कम कर दी, लिक्विड डाइट पे चले गए, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। नहीं, एक बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, आपकी रोटी भी, आपका कार्बोहाइड्रेट भी, आपका प्रोटीन भी, आपका फाइबर भी, वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स, ताकि जब हम वेट लॉस करें तो हमारी इम्यूनिटी नहीं घटनी चाहिए। ना कि हम रोज रोज बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, हम किसी भी वेदर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल वेदर पहले जैसा नहीं रहा कि बारिश है तो केवल बारिश ही होगी। नहीं, कभी भी गर्मी हो रही है, कभी भी बारिश हो रही है। और रायपुर में तो वेदर रायपुर तो 10 महीने गर्मी ही रहती है। 10 महीने गर्मी ही रहती है। तो वेदर को एक्सेप्ट करते हुए, इस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए हमें वेट लॉस करना है। एग्जैक्टली। ये मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जो हम लोगों का एक वो रहता है ना 4 लीटर पानी वाला कॉन्सेप्ट, वो सच में एक्चुअल 4 लीटर ही पीना चाहिए? मतलब कम पीने वाले जैसे हम जैसे लोग हैं जो जिन्हें पानी ना मिले तो वो दिन में सरवाइव कर सकते हैं बिना पानी के, तो पानी कितना रोल है जो वो प्ले करता है? देखिए क्या होता है ना, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट लॉस करना है तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल एक और चीज लोगों को पफीनेस होने लगी है, स्वेलिंग होने लगी है, वाटर रिटेंशन जो होती है, तो ये एक रीजन है वाटर कम पीने का। मतलब पानी कम पिएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। एक मेजर रीजन इसका सॉल्ट भी है, जो हम लेट नाइट सॉल्ट इनटेक लेते हैं। तो पानी कम से कम 2 से 3 लीटर। आपने बोला ना आजकल कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन केवल एडल्ट्स में नहीं है, आजकल में बहुत बच्चों में है, डेफिनेटली स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बिकॉज उनको टाइम नहीं मिलता सुबह, और उनको समझ नहीं आता कि कब। आजकल लोग मोशन जाते हैं टाइम देख के कि कब मेरे पास इनफ टाइम है। तो बच्चों के पास सुबह टाइम नहीं होता और एडल्ट्स के पास मोबाइल होता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं मोशन करने, तो जो प्रोसेस में आपका मेंटल और गट पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, वो दिमाग तो आपका मोबाइल में है ना। तो आपका गट और आपका जो ये हॉर्मोन्स है मेंटली, वो दोनों साथ में काम करते हैं। बट आप सोचो कि उसको कहीं और एंगेज कर दो और गट को काम करो मोशन करने में, तो ऐसे काम नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी। मोबाइल को साइड में आप जाइए, वॉशरूम जाइए बिना मोबाइल के, फिर आप चेंजेस देखिए। मैम जैसे कि हम डाइटिशियंस के पास जाते हैं, है ना, हम एक डाइट प्लान लेते हैं प्रॉपर, तो वो एक मंथ वाइज चलता है ना। तो ऐसा बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि मैं 4 महीने डाइट कर लूँगी, मैं वेट कम कर लूँगी, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं जहाँ पतली हो गई फिर ठीक है। तो जो हमारा जो डाइट प्लान रहता है, जैसे कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है कि हाँ नहीं दे पा रहे हैं, उतना पैसा हम क्यों दे रहे हैं, अब तो हम पतले हो गए हैं, या अब तो हमें पता चल गया है कि हमें खाना क्या है,
मतलब हम उसी को रिपीट कर सकते हैं बार 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 बार। अगर मैं साल भर वही रिपीट करके खाती जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ऐसे केस में कितना फैक्ट होता है ये, मतलब क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला आपको कि जब आप डाइट ले रहे हैं किसी से भी, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, तो एजेंडा यही होना चाहिए कि मैं ये सीखूं कि मैं लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन कैसे कर पाऊंगी। और डाइट, मैंने कहा ना, डाइट मीन्स क्या, खाना खाना। डाइट इज नॉट एनी अदर थिंग कि मेरे को डाइट 4 महीने करनी है, 6 महीने करनी है। मेरे को खाना जिंदगी भर खाना है। तो मैं ऐसा खाना खाऊं जो मुझे सूट करे, ना कि टेम्पररी। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि 5 दिन अलग डाइट रहती है और वीकेंड्स पे अलग डाइट रहती है लोगों की, कि 5 दिन मैंने हेल्दी खाया और मैं 2 दिन फिर कुछ भी खाऊं। तो नहीं, वो 7 दिन आपको बैलेंस चलना चाहिए। वीकेंड्स पे मैं समझती हूँ खाना है, बट क्या तीनों मील्स एकदम अनहेल्दी और जंक खाना जरूरी है? मतलब आपका पैलेट या आपका जो स्वाद है वो केवल अनहेल्दी फूड को ही एंजॉय करेगा क्या? नहीं, हेल्दी फूड को भी वो एक टाइम में वो हैबिट बन जाती है और एंजॉय करने लगता है। और अब इतने ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इतनी अवेलेबिलिटीज हो गई हैं, जहाँ जंक फूड बढ़ता जा रहा है ना, वहाँ हेल्दी फूड भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिमांड। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस, योर माइंडफुल ईटिंग, कि आप क्या चूज कर रहे हो। तो वो 4 महीने 6 महीने नहीं, अगर आपने 2 महीने भी किसी से डाइट ली है तो पर्पस होना चाहिए कि आप सीख लो कि उसको जिंदगी भर कैसे मेंटेन करना है, और फिर उसको अपने आप से ही फॉलो करो और किसी और का फॉलो मत करो। आपको जो सूट करता है वो आप खाओ, और अपना वाला किसी और को भी मत बताओ कि ये खा तो तू भी ये खा। नो ये होता है। हाँ, मतलब ये आपको सूट किया है तो जरूरी नहीं उसको होगा कि फैमिली में एक ने डाइट ले लिया तो बाकी के 4 तो लोग किसी को फोर्स मत करो, कर रहे हैं। उसको अपने हिसाब से खाने दो। आपको ये चीज फायदा करी है ना, आप उसको कंटिन्यू करो, आप उसको लेते रहो, और हमेशा डाइट को बहुत इजी रखो। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत एफर्ट्स लेने। मोस्टली वुमेन डाइट इसलिए नहीं करती कि उनको लगता है मुझे, मेरे लिए टाइम नहीं है अलग से बनाने का। तो कुछ अलग से नहीं बनाना है, बहुत इजीली उसी को बना के हेल्दी वे में खाना है, जो सब खा सके बेसिकली। एक ये भी रहता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत बीच में काफी सारे एप्स आ रहे थे, अभी भी हैं, जो सुबह आपको 12 बजे से शाम को 7 बजे तक आप कुछ भी खा सकते हैं और उसके बाद आपको 7 बजे से लेके दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो यही एक्चुअल पैटर्न यही होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का? इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी कभार करें तो अच्छा है और आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है, बट अगर आप मॉर्निंग में हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या आपको डायबिटीज़ है या कोई और मेडिकल इशू है, तो आपको सुबह इतनी देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको सुबह इतनी देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि आप वो जो ईटिंग विंडो है, ईटिंग विंडो पीरियड है, उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं 12 से 7 या 12 से 8, वो बहुत गलत है। गट तो आप ही का है, स्टमक आपका है, लिवर आपका है, किडनी आपकी है। जो खा रहे हैं चाहे आप किसी भी टाइम में खाएं, असर तो वहीं करेगा। तो उस 12 से 8 के टाइम में भी आप पेट भर के खाएं, बट सोच समझ के खाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लें। ऐसा आप करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में कुछ वाटर वेट हो, जो वेट लॉस हो जाए, बट एक टाइम के बाद आपका वेट लॉस रुक जाएगा और आपने जिस दिन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ी उस दिन आपका वेट। तो ऐसी कोई ट्रेंडिंग डाइट फॉलो ना करें जो आप उसको टेम्पररी कर सकें, जो आगे फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी या बहुत चैलेंजेस हो, या आप एक ट्रैवल पे गए तो सब कुछ छूट जाए। इस टाइप की डाइट्स फॉलो नहीं करनी है। आप चाहे ट्रैवल करें, आप चाहे कहीं भी जाएं, आप किसी से भी मिलें, क्योंकि हम सोशली जो एक्टिव हैं, जो हम सोशल लाइफ खत्म नहीं कर सकते एक डाइट करने के लिए। तो डाइट हमेशा सोशल लाइफ को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो डाइट ले लेते होंगे, दुबले हो जाते होंगे, फिर मोटे होके वापस आते होंगे, तो वैसे टाइम पे आपको तब गुस्सा नहीं आता कि वैसे टचवुड मेरे साथ ऐसा कम होता है। मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में, मैं 18 साल से डाइट्स दे रही हूँ लोगों को,
तो ऐसा परसेंटेज बहुत कम है। ऐसा तभी होता है लोगों के साथ जब उन्होंने एकदम ही अपना लाइफ रूटीन बदल लिया हो, मतलब एकदम ही फिजिकली इनएक्टिव हो गए और बहुत ज़्यादा खाने पीने लगे। अदरवाइज मेरा अप्रोच, मेरा हमेशा एम यही रहता है कि मैं उनको सिखाऊं कि आप इसको जिंदगी भर मेंटेन कर लो। और थोड़ा बहुत कभी ट्रैवल हो रहा है, कभी शादी है, फेस्टिव सीजन है, तो थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो उसको तुरंत कम कर लो। आप पूरा महीना फेस्टिव मत मनाओ ना। अपने इंडिया में साल भर ही फेस्टिवल सीजन रहता है, तो ये सोच के कि अभी 10 दिन फेस्टिवल है, फिर थोड़ा 8-10 दिन नहीं है, फिर है तो अभी महीना भर मैं डाइट नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने दिन मौका मिल रहा है, आपको कहीं शादी में भी जाना है, ब्रेकफास्ट लंच घर पे ले रहे हैं, आपको शाम को किटी में जाना है, आप ये सोच के पूरा दिन वेस्ट मत करो। आपका एक कप गलती से आपके हाथ से टूट गया तो आप सारे कप तो नहीं तोड़ोगे ना। नहीं। अगर आपको एक चीट मील लेना है और आप जानबूझ के घर पे भी अनहेल्दी खाओगे तो ये तो आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल गलत है। तो कोई भी गलत खाना, मतलब गलत तो नहीं बोलूंगी, खाना तो सभी अच्छा है, बेसिकली जंक, बाहर का मैदा, फ्राइड, बहुत सारा मीठा, ये सब खाने के पहले डेली कुछ हेल्दी खाएं। अपने गट को हेल्दी खाने की लेयर दें, उसके बाद ही कुछ गड़बड़ खाएं। ओके मैम, आप इतने सारे सेमिनार्स करते हैं, आपका एक अपना एक ब्रांड है नरिश्मी करके, आप जब सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं और आपको लोग इनवाइट करते हैं इतनी सारी चीज़ों में एज अ गेस्ट, तो आपका मतलब एक क्या मोटिव रहता है लोगों तक पर्टिकुलरली चीज़ें पहुंचाने का, कि क्या आप पर्टिकुलरली बताना चाहती हैं, या आपका ऐसा कुछ माइंडसेट रहता है कि कोई एक रहता है ना, एक मोटिवेशन कि मैं लोगों तक ये चीज़ पर्टिकुलरली पहुंचाना चाहती हूँ, तो ऐसा आपका क्या माइंडसेट रहता है? मैं चाहे किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे जब मैं वर्कशॉप्स, सेमिनार्स लेती हूँ, तो मेरा एक ही मोटिव है कि नरिश योरसेल्फ, और वुमेन के लिए सबसे पहले अपने आप को नरिश करो, उसके बाद फैमिली को, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। और जब नरिश योरसेल्फ रहता है ना, तो केवल हेल्दी खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मील्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग्स उनकी, आप सही टाइम पे खाइए, आप थोड़ा सा समय निकालिए, चाहे इस दुनिया में कितना भी कोई बिजी इंसान हो। बहुत लोग अपने मील स्किप करते हैं केवल और केवल ये बोल के कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। मैं ये कहूँगी कि 2 मिनट 5 मिनट आप ज़रूर निकाल सकते हैं खाने के लिए। और सबसे बड़ा थंब रूल, घर से खाली पेट कभी ना निकले। आप वो 10 मिनट की नींद भले कम ले लें, 10 मिनट पहले उठ जाएं, बट घर से खाली पेट कभी ना निकले। ये एक थंब रूल है, इससे आप ना बहुत सारी बीमारियों से, मोटापे से बच जाएंगे। और जो दूसरा थंब रूल है, पानी का जरूर ध्यान दें। करीबन 10 से 12 ग्लास पानी दिन भर में जरूर पिए। ऐसा ना पिए कि 1 लीटर पानी एक साथ पी लिया, टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं, हर 1-2 घंटे में आप पानी पीते रहें। और एक और चीज, नींद को जरूर पूरी करें। आपको समय तो मिल जाता है सोने का टाइम पे रात को, बट ये स्क्रीन टाइम हमारा इतना सुबह तो हमें वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हमें 6 बजे 7 बजे जल्दी उठना है, या आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो उठना है, बट आप रात को देर से सो रहे हैं, तो क्या वो इफेक्ट करेंगी चीजें? नहीं। तो एक तो प्रॉपर मील्स, सबसे पहले हेल्दी खाएं, उसके बाद ही कुछ अनहेल्दी का सोचें या आउटिंग्स करें। दूसरा, मील टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपना डिनर, अपना खाना हर मील टाइम पे लें। तीसरा, पानी ध्यान से पिएं, और चाय, कैफीन, ये सब कम से कम। हम जिम जाते हैं जब एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो हमें मोस्टली प्रोटीन शेक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स बताते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये सप्लीमेंट ले लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, या प्रोटीन शेक। मैंने काफ़ी लोगों को पीते देखा है। मैंने बहुत बार सोचा कि अपने लिए भी, कि मैं भी, कई बार ऐसा होता है कि खाना स्किप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेना चाहिए। बट मेरे माइंड में तुरंत ही आता है कि इतने सारे ब्रांड्स हैं
और इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो एग्जैक्टली कैसे समझ में आए कि हमको क्या प्रोटीन शेक लेना चाहिए और सच में वे प्रोटीन्स वगैरह बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है? तो सबसे पहली बात कि अगर आप अपनी डाइट में ही मैनेज कर पा रहे हैं प्रोटीन को, कि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 40 to 45 ग्राम्स प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अगर आप इसको अपनी डाइट में मैनेज कर पा रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए डेली डाइट में। और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं इजीली उतना प्रोटीन अपनी डाइट में मैनेज कर पाते हैं। वेजिटेरियन लोग भी, नॉन वेजिटेरियन लोग तो अगर जिम भी जा रहे हैं तो उतना हाई प्रोटीन, अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मैनेजेबल है। अगर वेजिटेरियन है तो फिर आप प्रोटीन शुरू कर सकते हैं, बट प्रोटीन लेने के पहले हमेशा अपने ब्लड टेस्ट कराएं। ओके। बिकॉज यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट सब रेंज में होने चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी डाइट में तीनों मील्स में प्रोटीन्स को अलग अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। केवल एक कटोरी दाल लेंगे तो उससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मली भी पूरी नहीं होगी। तो सत्तू पानी हो गया, सीड्स पाउडर हो गया, ड्राई फ्रूट्स पाउडर हो गया, आटों में अलग अलग तरीके के और आटे मिला के, इन तरीकों से बीइंग वेजिटेरियन भी आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। रही बात प्रोडक्ट्स की, तो वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स ही लेने चाहिए। आजकल हम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देख रहे हैं ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स और भी जो अदर टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं जो लोग प्रोटीन के साथ, प्रोटीन शेक्स के साथ लेते हैं। स्टेरॉइड्स मोस्टली, स्टेरॉइड्स, मास गेनर, फैट कटर फॉर द इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो सप्लीमेंट्स किसी भी तरीके के हैं वो आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो आपका खाना ही है जो नेचुरली सीजनल वाइज अवेलेबल होता है हमारे लिए, हमारी नेचर जो हमें देती है सीजनल वाइज। तो वो जो नेचुरल चीज़ें हैं वही हमारे टमी के लिए, हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग रन के लिए बेस्ट है। ओके। हाँ, ये डाउट अब मतलब मैं खाना अगर प्रॉपर खा रही हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन काउंट करके आपको कि मैं इतने ग्राम्स प्रोटीन लूँ दिन भर में, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल्स थोड़ा जल्दी वीक होना शुरू हो जाएंगी, आपका हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन का कलर डाउन होगा, स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोटीन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। बट हाँ, आजकल जैसे इतनी गट हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो लोग दालें नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो टिप है कि आप जब भी दालें, पनीर, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी प्रोटीन बेस्ड चीज़ लें, नॉन वेज, एग, उसके साथ वेजिटेबल्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फाइबर के भी बहुत सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, ईसबगोल, फाइबर सैशेस के नाम से बहुत आ रहे हैं। अगेन, फाइबर हमारे खाने में है, इट्स जस्ट दैट आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी फाइबर की पूरी करें। एग्जैक्टली। मेरा ये था आपसे एक क्वेश्चन कि आप ऐसा सजेशन दें, बट जितना मैंने आपसे अभी इतनी बात की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पेसिफिकली अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अलग से आपसे पूछना चाहिए कि आप कुछ अलग से सजेशन दीजिए, क्योंकि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। मैम, आपने अपनी एक बुक भी लॉन्च की है, तो मैं चाहती थी कि आप उसके बारे में भी अगर बताते तो। बिल्कुल। मैंने 18 साल में बहुत सारे लोगों से मिली और मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि कुछ नए कोर्सेज हो, कुछ नई पढ़ाई हो, तो मैं करती रहती हूँ। मैंने कोविड टाइम में एक जीन बेस्ड डाइट्स भी पढ़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी को कुछ एक ऐसा वेट लॉस गाइड, एक ऐसा नरिशमेंट का बुक देना चाहिए जिसको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें पता चले। तो रिसेंटली अभी मैंने देसी स्लिम के नाम से बुक लॉन्च की है। तो ये बुक केवल वेट लॉस की डाइट्स नहीं बताती है, ये बुक बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। मतलब इसका अगर मैं इंडेक्स ही एक आधा पढ़ूं तो ये सफ़रनामा मोटापे का, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक दूसरा
कि अपने अपने बहाने वेट बढ़ाने के और वेट कम करने के। फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि मसल मंत्र, लोगों को समझ नहीं आता कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, मसल गेन करनी है, तो मैंने एक पूरा टॉपिक उस पर लिया है। उसके बाद मैंने एक चीट मील करके टॉपिक लिया है जिसका नाम ही मैंने दिया है चलो पाप धोएं। तो लोगों को लगता है कि डिटॉक्स डाइट उसी के लिए होती है, तो ये इस बुक में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी डेली डाइट से रिलेटेड है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी फॉर लॉन्ग लाइफ। तो उसमें सारे मंत्रा इस बुक में मिलेंगे और मैंने इसमें अपना पूरा 18 साल का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस डालने की कोशिश की। ये बुक आपके पास यहाँ ही अवेलेबल है? ये क्लिनिक पे है और Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ओके, तो मतलब Amazon से मिल सकती है हमें बुक। बिल्कुल। और एक बहुत मेजर क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। जैसे कि आप पंजाबी हैं, तो बीइंग पंजाबी के नाम से तो वो फूड दिख जाता है ना, इतना सारा छोले भटूरे, राजमा चावल, इतना सब कुछ। तो वो एक फूडी पंजाबी से होकर आपने ये डाइट वाला कॉन्सेप्ट जो अपने लिए सेलेक्ट किया, मतलब ये कैसी जर्नी रही आपकी? बीइंग फूडी अपने आप को फिट रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है। Exactly. तो मैं बहुत फूडी हूँ और बीइंग पंजाबी मतलब वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हो, हम सारे क्विजीन्स, हर टाइप के खाने एंजॉय करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और टेस्टी खाना डजंट मीन बहुत सारा तेल, घी, बहुत सारा मीठा नहीं। राजमा, छोले, चावल, आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम इज मैदा, फ्राइड और बहुत ज़्यादा हाई स्पाइसेस। आप ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर को इस्तेमाल करिए अपने खाने में, रेड चिली को थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि उससे होता है फिर इंडाइजेशन। आजकल वेट गेन केवल हाई कैलोरी फूड से नहीं हो रहा है, वेट गेन हो रहा है आपके इनडाइजेशन से। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको एसिडिटी है, आपको ब्लोटिंग है, आपका वेट गेन होता जाएगा क्योंकि आपने जो थोड़ा बहुत खाया है आप उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप पानी कम पी रहे हो तो आपका वेट गेन हो जाएगा, आप कम सो रहे हो तो आपका वेट गेन हो जाएगा। अभी 50% लोग ऐसे आ रहे हैं जो कम खा के वेट गेन कर रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैम हम कुछ नहीं खाते फिर भी हमारा वजन बहुत ज्यादा है, सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं, रात को खा रहे हैं, वेट गेन हो गया। तो वेट गेन केवल ज्यादा कैलोरीज लेने से नहीं हो रहा। आजकल वेट गेन होने के 50 कारण है जो मैंने अपनी बुक में भी बताए, और उन 50 कारणों में आपको अपने 10 कारण तो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वेट लॉस करने के पहले फाइंड आउट योर रीजन कि आपका वजन बढ़ क्यों रहा है, एंड नो अबाउट योर बॉडी। फिर उस पे काम करना। ऐसे ब्लाइंडली वजन कम करना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले रूट कॉज को पता करिए, उसके बाद वजन कम करेंगे तो यूं हो जाएगा। मैम ने इतना प्रेशियस टाइम निकालकर आप लोगों के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज दी हैं। आई गेस काफ़ी सारे डाउट्स बहुत से लोगों के क्लियर हो गए होंगे, और जिनके नहीं हुए होंगे मैं सजेस्ट करूँगी कि मैम के पास आकर उनकी बुक लीजिए आप और उससे समझने की कोशिश कीजिए और मैम से कंसल्ट करिए। मतलब मुझे इस पूरे पॉडकास्ट से जो समझ में आया वो ये है कि आपको अपनी बॉडी के लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप पहले समझिए कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए एग्जैक्टली और आपको क्या करना है उसके साथ में। तो सिर्फ डाइट करके पतले हो जाने वाला कॉन्सेप्ट माइंड से हटाइए। मैं मैम को अपने साथ अपने चैनल पे हर जगह पे लिंक इनका पोस्ट करूँगी, आप इनसे वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक और डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं मिलके क्लियर कर सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि बुक जरूर लीजिए, जो मैं बहुत क्यूरियस हूँ पढ़ने के लिए। है कि जो भी करें ना लाइफ लॉन्ग के लिए करें, शॉर्ट टर्म वाली चीजें डाइट के साथ और फूड के साथ मत करिए, क्योंकि हम खाना तो जिंदगी भर खाने वाले हैं, तो उसको जिंदगी भर वाले चेंजेस के साथ ही अडॉप्ट करें। जी एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और मैं अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर ज़रूर कनेक्ट होंगी जैसे जैसे मेरे माइंड में और आता जाएगा। और बहुत कुछ है ऐसा जो मैं अभी कवर नहीं कर पाई हूँ, बट मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपको कवर करूँगी, तो मैं और क्वेश्चन से मिलूंगी आपके साथ। थैंक यू।